So in today lecture, I will discuss another application of Biot-Savart law in which I will calculate the magnetic field due to an arc. Arc का मतलब ये होता है कि it is the some segment of a circle. पूरा सर्किल ना बना के आपने किसका एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया है और मान लीजिए ये सेगमेंट जो है आपके सर्किल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है फाई. थीटा इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि थीटा ऑलरेडी बायो-सावर्ट लॉ में यूज़ हो चुका है. और मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आर है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. अब मुझे इस सेगमेंट की वजह से इसके सेंटर ओ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. अब आप इसमें बायो-सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे. बायो-सावर्ट लॉ होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई एंड आर स्क्वायर. अब डी एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस आर्क. ये इसकी जो लेंथ है आर्क की वो डी एल है. अब होगा क्या कि यहाँ से हम पहले थीटा की वैल्यू देखेंगे. थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर. तो डी एल आपकी ये लेंथ है आर्क और आर जो है ये रेडियस है. यहाँ पर स्मॉल आर जो है इसकी रेडियस के इक्वल है. और थीटा जो होता है क्योंकि कोई भी रेडियस सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है तो थीटा विल बी 90 डिग्री. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. अब रेडियस तो फिक्स होती है. जब हम इस पूरे की वजह से निकालेंगे b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना होता है पूरी आर्क के लिए, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. तो ये ध्यान रखिएगा आप कि कांस्टेंट क्या है. कांस्टेंट जो है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है और आर स्क्वायर भी जो है आपका कांस्टेंट है. करंट भी कांस्टेंट फ्लो हो रहा है. जो ओनली वेरिएबल है वो डी एल है. ठीक है. आर्क इज इक्वल टू होता है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अब यहाँ पर रेडियस क्या है आपकी कैपिटल आर है. तो डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? डी एल विल बी इक्वल टू हो जाएगा आर फाई. आपकी वैल्यू डी एल की यहाँ पर रख दीजिए. देन यू विल गेट b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड आर फाई. अब चूंकि आपका टोटल एंगल फाई ही बन रहा है तो इंटीग्रेशन के बाद भी ये कितना बचेगा? आर फाई बचेगा. या आप इसको अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसमें एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से और ले सकते हो जो एंगल डी फाई बना रहा हो, फिर उस पूरे को इंटीग्रेट करके फाई आ जाएगा. बहरहाल आप जैसे भी इसको करें, आर स्क्वायर ये है, आर स्क्वायर है, तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क ऑन द सेंटर. ये एंगल, दिस एंगल शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. डिग्री में नहीं लेना है फाई को कभी भी. अगर ये आर्क पूरा सर्किल होता, अगर ये इस तरह से पूरा सर्किल होता तो ऑब्वियस सी बात है जो फाई की वैल्यू होती वो 2 पाई होती. पूरा सर्किल जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री या 2 पाई होता है. अगर आप मैं फाई की वैल्यू यहाँ पर 360 रख दूँ या 2 पाई रख दूँ फॉर ए कंप्लीट सर्किल, फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई. इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. आप फाई की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई रखें, यहाँ 2 बचेगा. तो एक कंप्लीट सर्किल की वजह से जिसमें करंट I फ्लो होता हो और जिसकी रेडियस R हो, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. अगर सर्किल कंप्लीट नहीं, हाफ है या कोई एंगल फाई बना रहा है जैसे यहाँ बना रहा था, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला आपका हमेशा एप्लीकेबल है. और इन जनरल b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू फाई अपॉन 2 पाई. देखिए मैंने उसी को रीअरेंज कर, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया. 2 टू 4 पाई आर है अभी भी ये. लेकिन ये फॉर्मूला जनरल क्यों है? मान लीजिए आपके पास इस तरह का सेगमेंट है कोई. अब आपको पता है ये एंगल बनाता है 90 डिग्री. क्वार्टर ऑफ द सर्किल है ये. तो क्वार्टर ऑफ द सर्किल के लिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 हो गई. रेडियन में लेनी है तो पाई बाई 2 और अपॉन 2 पाई, तो ये 1/4 हो जाएगा. तो क्वार्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ये. अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो
तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये पूरे सर्किल की वैल्यू होती है, और यहाँ पर आप π/2 रखिए तो इट विल बी 1/4, तो क्वार्टर वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर एंगल जो है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए आप इसको पाई की वैल्यू को π/6 रखेंगे। आपका जो भी एंगल डिग्री में गिवन हो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके इस जनरल फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर पूरा सर्किल है तो तब भी आप फाई की वैल्यू 2π रखिए, ये रिजल्ट आ जाएगा वापस आपका। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला है। तो ये एक और एप्लीकेशन थी बायो-सैवर्ट लॉ की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। अब करंट किसी कंडक्टर में ही फ्लो होगा, तो मान लीजिए दो पैरेलल वायर है आपके बीच में। एक वायर है जिसका करंट I1 है, एक दूसरा वायर है जिसमें करंट I2 है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेंथ इन्फिनिटी है, आपको लेंथ नहीं पता, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अज्यूम कर लीजिए कि D है। ओके, आपको इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होगा, वो हम कैसे निकालेंगे अट्रैक्टिव है उसको मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि ये डेरिवेशन इस बार आया है बोर्ड में 3 नंबर में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और हर साल ये आता ही रिपीट होता रहता है ये। चलिए साहब, ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब किसी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो हमने बायो-सैवर्ट लॉ से कैलकुलेट किया था। तो इस वायर की वजह से इधर और इधर, आप एक बार को नेगलेक्ट कर दीजिए कि ये वायर यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है, सिर्फ एक वायर एज्यूम करिए कि ये एक वायर है, तो इसके यहाँ इसके सराउंडिंग में इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए वही जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि आप इस तरह से वायर को मानेंगे, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिंगर आप थंब ऊपर की तरफ करेंगे और फिंगर को ऐसे कर्ल करके लाएंगे इसके अराउंड में। तो जब आप ऐसे कर्ल करेंगे तो फिंगर इधर से अंदर जाएंगे और इधर से बाहर आएंगे। तो इस वायर की वजह से जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्ट होगा, यानी कि ये वायर इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा वो अंदर की तरफ लगाएगा, और इधर ही ये वाला वायर रखा है आपका। तो बेसिकली ये वाला वायर एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस वायर। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कंडक्टर पे फोर्स का फॉर्मूला होता है I/L×B। L की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। अब इस वायर पे करंट इधर जा रहा है, इस वायर के ऊपर इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा L×B, यानी कि L की डायरेक्शन में आप अपने फिंगर को करिए जो कि I की डायरेक्शन होगी, और B की डायरेक्शन में फिंगर को मोड़ना है, कर्ल करना है। तो B अंदर की तरफ है तो फिंगर को ऐसे लीजिए और अंदर की तरफ लेके आइए। थंब किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F। ठीक है, इस वायर पे इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि वायर 2 विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय द करंट I1। बिल्कुल इसी तरह से चूंकि इसके पास भी एक करंट है, ये भी अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसकी डायरेक्शन वैसे ही निकालनी है। इसकी डायरेक्शन में आप अपने करंट के डायरेक्शन में थंब करिए और फिंगर को कर्ल करिए, तो फिंगर इधर अंदर जाएंगे और इधर बाहर आएंगे। तो ये चूंकि बाहर इस साइड में आ रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है पहले वायर की वजह से और ये मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे वायर की वजह से। आप फिर से वही रूल अप्लाई करिए I/L×B। I/L×B मतलब I की डायरेक्शन में आप अपनी वो कर लीजिए फिंगर, और B की डायरेक्शन में कर्ल करनी है, मोड़नी है। अब मैं अंदर की तरफ नहीं मोड़ सकता क्योंकि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, तो मुझे फिंगर ऐसे लानी पड़ेंगी बाहर की तरफ, ऐसे करके ऐसे लानी होंगी। तो जो थंब है वो इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इस पर वो इस डायरेक्शन में होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों वायर के मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे साबित ये होता है कि जब दो पैरेलल कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट अपने अंदर रखते हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है। अगर ये कंडक्टर इस तरह के होते तो अकॉर्डिंग टू द सेम एनालॉजी विच आई हैव यूज्ड इन द प्रीवियस केस, ये फोर्स जो है एक दूसरे से दूर लग रहे होते तो ये एक दूसरे को रिपेल करते। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो यहाँ से निकल के आती है वो ये है, हाउ वुड यू कैलकुलेट द F। उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आपको लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो F2 मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर
विल बी इक्वल टू I2 करंट इन सेकेंड वायर, लेंथ हमें नहीं पता कितनी, L मान ली है मैंने, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बायो सावर्ट लॉ में बताया था वायर खुद अपने ऊपर कोई फील्ड नहीं लगाता, ये वायर इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो ये हो जाएगा B1। और B1 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट। बी इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो ये D हो जाएगा, और B1 है तो I1 की वजह से आएगा। आप B1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड करंट विल बी I2L इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। तो जो आपका फोर्स आएगा ऑन सेकेंड कंडक्टर, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई D। बिल्कुल इसी तरह से B2 भी होगा मैग्नीट्यूड में। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, एंड फोर्स हो जाएगा 1 पे I1L B2, I1 पे मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा। बस ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया, ये 2 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, तो F1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा, B2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप, तो ये वही आ जाएगा जो ऊपर आया म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई D। तो दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब चूंकि फोर्स सेम है तो दोनों के फोर्स को मैं F मान लेता हूँ, F1 इज इक्वल टू F1 प्लस F1 इज इक्वल टू F2 एंड वी आर टेकिंग इट एज F। तो F विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई D। अब मैं यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करूँगा स्मॉल f से, विच इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो L को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। एंटी पैरेलल होंगे तब भी फोर्स इतना ही रहेगा, लेकिन एक दूसरे से रिपल हो जाएगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, एक उनमें से एम्पियर भी है, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया? सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से निकल के आया था। कैसे आएगा? इफ मान लीजिए दोनों वायर में करंट जो फ्लो होता है वो 1-1 एम्पियर का होता है, और दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 1 है, I2 1 है, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1, D की वैल्यू 1 होगा। आप इसको कैलकुलेट करिए, 2 पाई से पाई कटेगा, 2 2 4, तो फोर्स आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। सो नाउ विल वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई थी स्पेसिफिकली। ये क्या है? 1 एम्पियर इज द करंट flowing into parallel wires separated by a distance 1 meter, and that current should create a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आप इसको अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं, अगर दो वायर जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख रहे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अगर उन दोनों वायर के बीच का फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो उनमें बहने वाला जो करंट होगा दैट विल बी नोन एज द 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स।